हाय। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। मतलब कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ करने के लिए जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किए गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये हमारा थर्ड सेम की पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर 2 है, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी उस सब्जेक्ट्स को समझ रहे हैं। एंड उसी के चलते हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो कंप्लीट हो चुका था एंड सेकेंड यूनिट के जो फर्स्ट 2 सब टॉपिक्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसका जो थर्ड सब टॉपिक यानी कि 2.3 डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल एंड उसी के साथ जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में मेंशन करना है एंड उसके बाद थोड़ा सा लोकल लेवल के ऊपर किस तरह से गवर्नेंस फंक्शन करती है उसके बारे में मेंशन करना है। चलिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी को किस तरह से इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा गया है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना नेशनल लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर ही नहीं, बल्कि लोगों को एम्पावर करना लोकल लेवल के ऊपर भी, ताकि वो गवर्नेंस के अंदर पार्ट ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ यही नहीं होती कि सिर्फ आप नेशनल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर लीडर्स को इलेक्ट कर देते हो एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधित्व को चुन चुन के भेज देते हो, वो ही सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेसी के अंदर ये भी आता है कि आप लोकल लेवल के ऊपर लोगों को एम्पावर करो, उनको क्या करो, ग्रो करने में मदद करो ताकि वो गवर्नेंस के अंदर पार्ट ले सकें। तो ये भी हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। वेयर एज इशूज ऑफ डेली लाइफ एंड एड्रेस, जहाँ पे जो उनके डेली लाइफ के जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ठीक है, अच्छे तरीके से। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फंक्शनिंग एट द विलेज एंड टाउन लेवल, और इस तरह की डेमोक्रेसी जो होती है वो विलेज लेवल या टाउन लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिलती है। जैसे मैं विलेज लेवल की बात करूं तो वहां पे हमें पंचायत देखने को मिलती है, और टाउन लेवल की बात करूं तो वहां पे हमें म्यूनिसिपैलिटीज देखने को मिलती हैं। एंड इज कॉल्ड एज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, और इसी को ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे 1992 के अंदर, उन्होंने फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया कि हम क्या करें कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस होगी उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया रूरल लेवल के ऊपर और अर्बन लेवल के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो रूरल लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश करने की बात करता था लोकल गवर्नेंस को, एंड जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये अर्बन एरियाज के अंदर म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की बात करता था। ठीक है, एंड इसी के तहत हमने एस्टेब्लिश की भी है। एंड दिस अमेंडमेंट एम टू डीपन द डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज पावर, इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। और ये जो अमेंडमेंट लाई गई इनका सिर्फ एम यही था कि हम डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेवलप कर सकें एंड पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। पहले तो सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में ही पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी, लेकिन जब ये अमेंडमेंट लाई गई तो उसी के तहत क्या हुआ कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन पावर हमें देखने को मिला, और लोकल लेवल के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उनको भी पावर दी गई कि आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी गवर्नमेंट जो है वो रन करवा सकते हो लोकल लेवल के ऊपर। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, और जो लोकल लेवल के ऊपर लोग से उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी गवर्नेंस के अंदर और उनके डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन होगी, इससे आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही रेलेवेंट हो जाएगा। एंड ये इंट्रोडक्शन मेंशन करना आपके लिए मस्ट हो जाता है जब आप पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो या लिख रहे हो एग्जाम के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है कि इन अमेंडमेंट्स को लाने के पीछे क्या कारण रहे और कौन कौन सी ऐसी कमेटीज थी जिन्होंने इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नेंस। तो इंडिया का हमें लॉन्ग ट्रेडिशन देखने को मिला है, चाहे हम एंशियंट टेक्स्ट की बात करें या उनकी प्रैक्टिसेस की बात करें, जैसे ग्राम सभा हमें देखने को मिलती थी एंड ये सारी चीजें हमें पहले ही भी देखने को मिलती थी। ये सिर्फ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद ही नहीं देखने को मिली, बल्कि एंशियंट टेक्स्ट भी ये मेंशन करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो थी पहले भी ग्राम सभा हुआ करती थी, जो कि लोकल लेवल के ऊपर लोग जो है खुद सलाह मशवरा करके अपने जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको रिजॉल्व कर देते थे। एंड हाउएवर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल में भी हमें ये देखने को मिले थे, लेकिन फिर उनके जो ये जो इंस्टीट्यूशन थे ग्राम सभा के, जहाँ जो लोकल लेवल के ऊपर जो गवर्नेंस होगी, जो लोकल लेवल के ऊपर जो जस्टिस प्रदान करने का सिस्टम होगा, इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो थे वो वीक हो गए थे। कब हुए थे? कॉलोनियल रूल के अंदर। लेकिन जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल की तो हमारे लीडर जैसे महात्मा गांधी की बात करें हम, वो इस चीज को ज्यादा
एडवोकेट करते जाएं, इस चीज के ज्यादा समर्थक में थे कि हम क्या करेंगे कि एम्पावर करेंगे विलेज को या लोकल बॉडीज को, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंस के बाद महात्मा गांधी जैसे लीडर वो इस चीज के ज्यादा समर्थन में थे कि हम लोकल लेवल के ऊपर जितनी भी बॉडीज होंगी, चाहे वो विलेज पंचायत की बात हो या कुछ भी हो, उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे और एम्पावर करेंगे। डिस्पाइट दिस फॉर मेनी ईयर पंचायती राज एंड म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन रिमेन वीक, इरेगुलर एंड डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत सारे सालों तक हमें ये देखने को मिला कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे, जहाँ म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन थे, वो वीक रहे, इरेगुलर रहे और वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहे। लेकिन उसके बाद जब अमेंडमेंट लाई गई तो इनको एक एज अ परमानेंट बॉडी बना दिया गया, जहाँ इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया इनको। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ कमेटीज बनाई गई, उनके रिकमेंडेशन के तहत हमें देखने को मिलता है, जैसे कमेटीज बहुत सारी बनाई गई, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमेटी मेंशन की गई और आप और मेंशन कर सकते हो तो कर लेना। जैसे पहली कमेटी की बात करूं, यहाँ पे हमें बलवंत राय मेहता कमेटी देखने को मिलती है, जो कि 1957 के अंदर फॉर्म की गई थी। उन्होंने रिकमेंड किया कि हम 3 इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करो, कौन सा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, जहां सजेशन दी। उसके बाद हमें अशोक मेहता कमेटी देखने को मिलती है, जिन्होंने कहा कि हमें स्ट्रांग रोल देना है पंचायत को, ठीक है। इनको थोड़ा मैं डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी कमेटीज लाई गई, बहुत सारी कमेटीज फॉर्म की गई सरकार के द्वारा कि उन्हें ये कहा गया, सौंपा गया ये काम कि हमें बताओ कि किस तरीके से हम जो लोकल लेवल के ऊपर गवर्नेंस है या ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथ किया जा सके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी देखने को मिलती है, जो कि जनवरी 1957 के अंदर फॉर्म की गई थी। इस कमेटी को अपॉइंट किया गया कि आप एग्जामाइन करो कि किस तरह से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको चलाया जा सकता है रूरल लेवल के ऊपर या अर्बन लेवल के ऊपर। जो इसके चेयरमैन थे वो बलवंत राय मेहता जी थे, एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और उन्होंने रिकमेंड किया कि हम क्या करेंगे, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करेंगे। 3 टायर का मतलब हुआ कि इन्होंने पहले ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल के ऊपर होगा, उसके बाद पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल के ऊपर होगी, एंड उसके बाद जो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगा। तो ये इन्होंने सजेस्ट किया हमें कि इस तरह का सिस्टम आप एस्टेब्लिश करो ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए। एंड उसके बाद हमें कौन सी देखने को मिलती है, अशोक मेहता कमेटी देखने को मिलती है, जो कि 1977 या 1978 के अंदर फॉर्म होती है। एंड ये जो कमेटी थी ये जनता गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर फॉर्म की जाती है। एंड इन्होंने ये रिकमेंडेशन की कि आप क्या करो कि जो पंचायती राज सिस्टम का डिक्लाइन हो रहा है उसको स्ट्रॉन्गर बनाओ, उसको रिवाइव करने की कोशिश करो। एंड इन्होंने जो 3 टायर सिस्टम था पंचायती राज सिस्टम का, उसको रिप्लेस करने की बात की। इन्होंने कहा कि इसको 2 टायर सिस्टम बना दो, जहां पे जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा मंडल पंचायत, जिसके अंदर हमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस देखने को मिलेंगे और जिनकी पॉपुलेशन जो होगी वो 15,000 या 20,000 के आसपास होगी। एंड उसके बाद हमें GVK राव कमेटी देखने को मिलती है, एंड उसके बाद जो LM सिंघवी कमेटी देखने को मिलती है, जो कि 1986 के अंदर फॉर्म की जाती है। तो ये मैंने आपको एज ए एडिशनल फॉर्म इंफॉर्मेशन बताई है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कमेटीज मेंशन की हुई देखने को मिलेंगी। अगर आप और मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने बोला है लेक्चर के अंदर, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड डिस्पाइट दिस रिकमेंडेशन नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग वाज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंटिल द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर पास्ड इन 1992 एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1993। तो ये जो रिकमेंडेशंस देने के बावजूद भी इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग नहीं था, मतलब इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं गया था। ये जो लोकल बॉडीज थी इनको सिर्फ एज ए रिकमेंड ही किया गया था। लेकिन जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाए जाते हैं 1992 के अंदर, उसके तहत इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 1993 के अंदर कि अब ये जो है अब पक्के तरीके से आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये चीजें, ठीक है। उसके बाद हम एक पहली अमेंडमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करें, जिसके थ्रू पंचायती राज सिस्टम को हमने एस्टेब्लिश किया था। दिस अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द रूरल लोकल बॉडीज। जो रूरल गांव के लेवल के ऊपर जो लोकल बॉडीज होंगी उनको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रदान किया। एंड इसके तहत हमने हमने पार्ट 11 को इंसर्ट कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड पार्ट 11 के जो अंदर जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे 243 से लेके 243O तक, ठीक है। एंड 11 शेड्यूल जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या किया हमने, पार्ट 11 जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। एंड 11 शेड्यूल जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
इंटीग्रेट कर दिया। किसके लिए? फॉर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको पता चल रहा होगा कि 243 आर्टिकल से लेके 243O, तो जैसे आपने आर्टिकल 19 पढ़ा होगा तो आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लॉज ए, तो वैसे ही है जी आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लेना। ठीक है, की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 3 टाइप स्ट्रक्चर की एस्टेब्लिश करने की बात की इन्होंने। ग्राम सभा होगी विलेज लेवल के ऊपर, पंचायत समिति होंगी ब्लॉक लेवल के ऊपर, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ग्राम सभा जो होंगी उसके अंदर हमें जितने भी अडल्ट हैं विलेज के अंदर, अडल्ट मतलब जो 18 से लेके अप टू द मतलब जितनी भी एज होगी 18 से ऊपर जितने भी लोग होंगे वो सारे इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। एंड फाउंडेशन ऑफ विलेज डेमोक्रेसी, ये विलेज की डेमोक्रेसी का फाउंडेशन माना जाता है ग्राम सभा। एंड होल्ड पंचायत अकाउंटेबल एंड डिस्कस विलेज प्लान्स, तो ये पंचायत को अकाउंटेबल बनाएगा। यहाँ पे हर एक तरीके से जो प्लान्स होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। एंड उसके बाद रेगुलर इलेक्शंस होंगी, कंडक्ट करवाई जाएंगी 5 साल के अंदर। एंड डिसॉल्व हो जाता है अर्ली, तो जो इलेक्शंस होंगी उनको भी 6 मंथ के अंदर हेल्ड करना जरूरी है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे सीट्स रिजर्व की गई एससी के लिए, एसटी के लिए, वुमेन्स के लिए 33%। एंड स्टेट कैन इंक्रीज वुमेन रिजर्वेशन अप टू 50%। तो ये स्टेट के पास पावर थी कि आप ग्राम सभा के अंदर यानी विलेज पंचायत के अंदर या जो पंचायती राज सिस्टम है रूरल के अंदर, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि पंचायत स्टेट्स को ये पावर थी कि आप 50% तक रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हो वुमेन्स के लिए। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा वो इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, रिकमेंडेशन फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत एवरी 5 ईयर, तो ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा इसकी ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब पैसा देगा स्टेट्स को और पंचायती राज पंचायत को हर एक 5 साल के बाद। ठीक है, 11 शेड्यूल जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हमें 19 सब्जेक्ट्स देखने को मिले, जैसे एग्रीकल्चर, रूरल हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एक्स्ट्रा दैट कैन बी ट्रांसफर टू द पंचायत। तो ये पंचायत को ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो कि जैसे यहाँ पे 29 सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, उतने सब्जेक्ट जो है वो पंचायत को दिए गए। ये आगे हमारी पंचायत को एस्टेब्लिश करने का आर्टिकल जो कि हमारा 73rd था। अब हम पढ़ेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज को एस्टेब्लिश करने के लिए पास किया गया था। इसने क्या किया गया, इस एक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन दिया गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को, इसके अंदर हमने पार्ट 11A को इंसर्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 12th शेड्यूल को इंसर्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर मैं 73rd की बात करूं तो आपने यहाँ पे ध्यान रखा होगा कि वहां पे हमने सिर्फ 11 पार्ट 11 को हमने इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और शेड्यूल जो था वो हमारा 11 था। लेकिन जब हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम 12th शेड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और पार्ट जो था वो हमारा 11A पार्ट जो है हम इंसर्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये मस्ट है आपको ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद आर्टिकल्स की बात करें तो 243P से लेके 243ZZ तक। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के रिलेटेड जितने भी कानून हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। अगर हम अर्बन बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलती है, म्युनिसिपल काउंसिल्स देखने को मिलती है, नगर पंचायत देखने को मिलती हैं। तो जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमें ग्राम पंचायत देखने को मिली थी, पहले विलेज लेवल पे, फिर अपने ब्लॉक लेवल पे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वैसे भी हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी लार्ज सिटीज के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल जो होंगी वो स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए होंगी, एंड जो नगर पंचायत होंगी वो उन एरियाज की होंगी जो कि ट्रांजिशन में है रूरल से अर्बन की ओर। मतलब पहले गांव हुआ करते थे लेकिन अब धीरे धीरे वो शहर बनने की कोशिश में है या शहर बनने के कगार पे आ चुके हैं। तो वहां पे हमें नगर पंचायत देखने को मिलती है, मतलब उनका ट्रांजिशन हो रहा है रूरल से अर्बन की ओर, उनके अंदर हमें नगर पंचायत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके आसपास के ऐसे एरियाज होंगे, जैसे आपका भी एरिया होगा जहाँ पे अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मतलब अब वो नगर पंचायत के अंदर वहां पे नगर पंचायत होती हुई देखने को मिलेंगी, जो नगर पंचायत हमें वहां पे देखने को मिलेंगी। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वार्ड कमेटीज बनाई जाएंगी जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर होंगी, वहां पे हमें वार्ड कमेटी बनती हुई देखने को मिलेंगी। एंड इसके अंदर रिजर्वेशन देखने को मिलेंगी, सिमिलर होंगी जैसे पंचायती राज के अंदर हमें देखने को मिली 33% फॉर द वुमेन एंड SC STs। एंड इनका जो 5 ईयर का टर्म होगा वो फिक्स होगा
एंड उसके बाद 12 शेड्यूल के अंदर हमें 18 फंक्शन देखने को मिले, 18 सब्जेक्ट्स देखने को मिले, जैसे अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारी सब्जेक्ट्स जो थे वो इन अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए। एंड उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा इन सब की इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करेगा कि कितना इनको फाइनेंस दिया जाएगा अर्बन बॉडीज को, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें इस अमेंडमेंट की, इन अमेंडमेंट्स की, इनकी वजह से हमें डेमोक्रेसी के अंदर क्या देखने को मिला। जहाँ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। तो इससे हमें क्या मिला कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, कि पावर जो थी वो लोगों के पास गई, ठीक है। लोग जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नेंस के अंदर, अपने जो डे टू डे जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा, सिटीजन जो थे वो डायरेक्टली अपने इश्यूज को रिलेज कर सकते थे और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, क्योंकि लोगों के पास पावर्स आ चुकी है। अब वो अपने पंच सरपंचेस को डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते थे, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जो डिसीजंस बनाए जा रहे होंगे एमएलएस के द्वारा, उनको इन्फ्लुएंस करने की ताकत उनके पास आ गई। एंड उसके बाद वुमेन्स का एम्पावरमेंट हुआ, क्योंकि जो सीट्स थी वो रिजर्व रखी गई वुमेन्स के लिए, एंड ब्रॉट लॉक ऑफ वुमेन इनटू गवर्नेंस। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लाखों वुमेन जो थी वो गवर्नेंस के अंदर हमें देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स ने पंचेस की, मेंबर्स की या सरपंचेस की सीट्स के लिए इलेक्शंस लड़ना शुरू कर दिया, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी वुमेन्स जो थी वो गवर्नेंस के अंदर अपना पार्ट लेने लगी। उसके बाद लोकल डेवलपमेंट हुई, क्योंकि जो प्लानिंग बिकम मोर लोकलाइज एंड स्पेसिफिक टू द पीपल्स नीड्स, मतलब जो अगर लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट शुरू होती हुई कैसे देखने को मिली कि जो लोकल लीडर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से जानते थे, और उसी के तहत या उसी के चलते जो लोकल लीडर्स थे वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ही तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करते थे। एंड वो एक अच्छी बात थी कि लोग जो है अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो लोकल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिली। एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली SC and SCs को, ठीक है। तो SC and STs को उनको भी इंक्लूड किया गया गवर्नेंस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे उनका भी इंक्लूजन देखने को मिला हमें गवर्नेंस के अंदर। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस आए हमें इसको इंप्लीमेंट करने के अंदर। लैक ऑफ रियल पावर, मैनी स्टेट फंक्शंस नॉट फुली ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज। तो लैक ऑफ रियल पावर का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी स्टेट्स ने क्या किया कि अपने जो पावर्स थी, अपनी जो फंक्शंस थी वो फुली ट्रांसफर नहीं किए लोकल बॉडीज को, अपने पास ही कुछ सब्जेक्ट्स रख लिए उन्होंने। तो ये हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि स्टेट्स ने क्या किया कि जो सेंटर के द्वारा कहा गया था, जो अमेंडमेंट्स के अंदर कहा गया था, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से इंडोर्स नहीं किया, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। फंड का इशू हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज थी उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, उनको स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है पैसे के लिए, ग्रांट्स के लिए, एड्स के लिए। एंड उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हमें देखने को मिलता है कि जो ऑफिसर्स लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं डिसीजंस को, एंड इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इतना डिसीजंस को डोमिनेट नहीं करते, बल्कि हमें ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑफिसर्स का कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे तहसीलदार हो गए या BDO वगैरह हो गए या DCs वगैरह हो गए, तो ये ज़्यादा कंट्रोल करते हैं इन बॉडीज़ को एज कम्पेयर टू जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो जो ये भी हमें चैलेंजेस देखने को मिले, बट एक्सेप्शंस होती हैं। कहीं पे होगा कि जहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग को, जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑफिसर्स का ही डोमिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद कैपेसिटी डेफिशिट जो था ये भी एक चैलेंज बनता है, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनके पास लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होता है। मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या फॉलो होता है कि जो जीत गया वही, जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी वोट्स होंगे वही जो लीडर बन जाता है। तो चाहे वो उसके पास एजुकेशन हो या ना हो, चाहे उसके पास ट्रेनिंग हो या ना हो, तो वो हमारा लीडर बन गया। तो अगर वो बन जाता है तो वो क्या ही हमारे लिए काम करेगा। तो वो भी हमें कैपेसिटी डेफिशिट जैसा इशू देखने को मिलता है कि उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि लोकल लेवल के ऊपर वो गवर्नेंस को स्ट्रेंथ कर सके। उसके बाद लो अवेयरनेस है, बहुत सारे सिटीजन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। जैसे मैं आज भी बात करूं तो अपने गांव के अंदर लोगों को अपने जो राइट्स है उनके बारे में पता ही नहीं है। उनके साथ कई बार जो है वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन उनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बस यहाँ पे आ जाते हैं वे फॉरवर्ड की, अगर कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रही हैं एंड उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए वे फॉरवर्ड दिए जाते हैं। अगर आप मेंशन करना चाहो तो कर भी सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, लेकिन पढ़ लेते हैं कि वे फॉरवर्ड के अंदर क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जेन्युइन डिवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे 3 Fs की बात कर रहे हैं कि 3 Fs को प्रमोट करो, ताकि
प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो, ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस हो। और ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस का मतलब कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आप उनके डिवीजन कर दो कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो पंचायत बनाएगी कानून और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट कानून बनाएगी। इस तरह से प्रॉपर ट्रांसफर करो उन सब्जेक्ट्स का, उन फंक्शंस का एंड फंक्शनरीज का भी अच्छे तरीके से प्रॉपर ट्रांसफर करो, तभी जाके जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ हो पाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करो, जो कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे एमएलएज नहीं, जैसे जो हमारे क्या नाम है उनका, सरपंचेस हो गए, पंचेस हो गए, जो स्टाफ हो गए, उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाओ कि वो अच्छे तरीके से जो है वो प्लानिंग कर सकें, डेवलपमेंटल प्रोग्राम ला सकें एंड अच्छे तरीके से जो है वो हमारे लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट कर सकें। एंड उसके बाद जो स्ट्रेंथ करो अपनी ग्राम सभा को एंड वार्ड कमेटीज जो होंगी उनको स्ट्रेंथ करने की बात की गई कि जो एज क्या करो फॉर सिटीजन्स एंड एंगेजमेंट, मतलब कि क्या करो कि जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनकी एंगेजमेंट करवाओ, मतलब लोगों से मिलाने की कोशिश करो। जो लीडर्स हैं, जो ग्राम सभा के लीडर हैं, वार्ड कमेटीज के लीडर हैं, तो एज एक ऐसी स्पेस बनाओ कि जहाँ पे वो क्या करें कि लोगों से वो इंटरेक्ट कर सकें। टेक्नोलॉजी का यूज करो, जैसे डिजिटल गवर्नेंस जो है वो इसका इस्तेमाल करो। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है एंड परफॉर्मेंस बेस्ड गैजेट्स को यूज करने की कोशिश करो। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इनोवेशन इन द लोकल गवर्नेंस। परफॉर्मेंस बेस्ड गैजेट्स से क्या होगा कि इनोवेशन हमें होती हुई देखने को मिलेगी लोकल गवर्नेंस के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होगा कि लोकल गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर दोगे तो अच्छी बात है। एंड उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन के अंदर आप यही मेंशन करोगे कि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थे, ये रेवोल्यूशनरी स्टेप माने जाते हैं डेमोक्रेसी या ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ करने के लिए। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने एक इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की हमने फाउंडेशन को बना दिया। एंड हाउएवर रिमेन इट टू बी डन इन टर्म्स ऑफ real empowerment, accountability and transparency. Only when local bodies are treated as a real governments with sufficient authority and resources can India truly become a vibrant grassroots democracy. तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोकल बॉडीज को एज ए ट्रीट करोगे कि ये रियल गवर्नमेंट्स हैं और इनका भी हमें एक अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। और जब तुम इनको सफिशिएंट अथॉरिटी प्रोवाइड कर दोगे, मतलब इनको आप ऑटोनॉमी प्रदान कर दोगे, आप जो है इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना दोगे, उनके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो खुद के डिसीजन खुद ले पाएंगे एंड खुद के लोगों की नीड्स को खुद ही पूरा कर सकेंगे, तब जाके हम ये कह पाते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रूली एक वाइब्रेंट ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, ये बन गया है। एंड फुलफिलिंग द विजन ऑफ लीडर्स लाइक महात्मा गांधी हु बिलीव्ड दैट द सोल ऑफ इंडिया लिव इन इट्स विलेजेस। तो इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, जो महात्मा गांधी जैसे हमारे महान लीडर्स हैं, उनके जो विजन्स थे कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ किया जाए, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडिया की सोल है, इंडिया की जो आत्मा है, वो इंडिया गांव में ही बसती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।